प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल समाकलन के अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हमने निश्चित समाकलन के प्रश्नों को हल करना और समाकल के प्रगुणों का अध्ययन किया है। तो समाकलन का मुख्य अनुप्रयोग होता है ऐसी आकृति जिसका कोई क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए स्टैंडर्ड फार्मूला हमारे पास ना हो। ठीक, उस प्रकार की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम निश्चित समाकल का प्रयोग करते हैं। निश्चित समाकलन में हमने देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, जबकि उसकी सीमा a से b हो, तो मान लीजिए स्मॉल एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ एक्स है। तो इस प्रकार से लिमिट का यूज़ करते हैं बड़ा कोष्ठक में लिख करके लोअर लिमिट और ऊपर लिखते हैं अपर लिमिट। पहले हम अपर लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं, फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a, और यही हमारा आंसर हो जाता था। इसी निश्चित समाकलन को हम एरिया कहते हैं। अब कैसा एरिया, तो यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए ये हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक है, फंक्शन ऑफ x कोई फलन है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई वक्र बनाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर ये वक्र बनाता है y बराबर एफ एक्स। लोअर लिमिट अपर लिमिट तो हम किसके स्थान पर रखते हैं, वो x का ही वैल्यू है। x के स्थान पर एक बार b रखते हैं, एक बार a रखते हैं, यानी x इज इक्वल टू a लोअर लिमिट है। तो इसके लिए अगर लाइन खींचा जाए तो x इज इक्वल टू a जो लाइन होगा y एक्सिस के समांतर होता है। फिर x इज इक्वल टू b वैल्यू भी पुट करते हैं, तो ये लाइन भी y एक्सिस के पैरेलल होगा। और हमने दिए गए फलन को इंटीग्रेट किसके सापेक्ष किया है, x के सापेक्ष, तो ये हमारा x अक्ष हुआ। तो जो ये हम इंटीग्रल करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल में हमने जो इंटीग्रल किया और फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a माना, जिसको मैं आपको क्षेत्रफल बता रहा हूँ। तो किसका क्षेत्रफल हुआ, तो मान लीजिए ये फंक्शन ऑफ x का कर्व है, ये x इज इक्वल टू a लाइन है, ये x इज इक्वल टू b लाइन है, और चूंकि x के रिस्पेक्ट हमने इंटीग्रेट किया है तो ये जो आंसर मिला है जिसको एरिया कहा गया है, तो ये इस एरिया को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसी को हम इस प्रकार से लिखते हैं, वक्र y बराबर एफ एक्स, एक्स अक्ष और कोटियों x बराबर a तथा x बराबर b के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट a टू b फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स का जो भी वैल्यू आएगा वही किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस एरिया को। ठीक है, अब हमको यहाँ पर ये तो एक वक्र और कोटियों के बीच हुआ। इस चैप्टर में हम दो वक्रों से घिरे क्षेत्र का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। उसको हल करने के लिए क्या करेंगे, तो मान लीजिए y1 इज इक्वल टू f1 x तथा y2 इज इक्वल टू f2 x, कोई दो कर्व है। ठीक है, अब इसमें आपको सीमा नहीं बताएगा, जैसे ऊपर के स्थिति में x बराबर a और x बराबर b के बीच घिरे
चार कंडीशन दिया था, एक एफ एक्स से घिरा है, एक एक्स अक्ष से घिरा हुआ, एक्स बराबर ए लाइन से घिरा और एक्स बराबर बी लाइन से घिरा एरिया निकालना था। ठीक, अब हम बात करना चाहते हैं दो वक्रों से, किससे? दो वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो यहाँ दो वक्र y1 बराबर f1x हुआ और y2 बराबर f2x हुआ। तो इसका ग्राफ हम पहले बना लें। तो मान लीजिए ये मैं खींचा y1, एक रफ आइडिया है ये, और ये दूसरा कर्व खींच दिए, ये y2 है। क्लियर? हम क्या करेंगे ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए? सबसे पहले तो हम दिए गए वक्र के समीकरण की सहायता से ग्राफ पर एक वक्र खींचेंगे। फिर इन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट मान लीजिए ए और बी है, तो इसको फाइंड करते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए आपस में आप दोनों समीकरण को हल करेंगे। फिर यहाँ से हम ए टू सी एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे और बी से डी भी एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे। ठीक है, अब हमको चूंकि निकालना कौन सा क्षेत्रफल है? दोनों वक्रों से घिरा, जिसको मैं यहाँ डार्क कर रहा हूँ, हमको ये एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर हमने सीखा कर्व एक्स एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू ए लाइन और एक्स इज इक्वल टू बी लाइन, इसी का प्रयोग करके हम बड़े क्षेत्र का, समझ लीजिए इधर मैं पी नाम दे दूं, तो ए पी बी डी सी का एरिया पहले निकालेंगे। क्लियर है? तो ये हो जाएगा ए पी बी डी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्लियर? उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इधर क्यू नाम दे रहा हूँ, तो ए क्यू बी डी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ए क्यू बी डी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जब मैं ए पी की बात कर रहा हूँ तो हम इसका एरिया निकालने के लिए इस कर्व का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा ए सी जो लाइन होगा और जो भी इंटरसेक्ट पॉइंट होगा उसमें जो x का वैल्यू होगा वो लोअर लिमिट बनेगा, और b जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वहाँ पर जो x का वैल्यू होगा वो अपर लिमिट बनेगा, यानी x इज इक्वल टू ए लाइन यहाँ से जाएगा, x इज इक्वल टू बी लाइन ये बी डी होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज इसका इंटरसेक्ट पॉइंट थोड़ी देर के लिए A0 या ए डैश, क्लियर, और B का बी डैश मानते हैं। तो इस एरिया को निकालने के लिए लोअर लिमिट A से B लेंगे। ठीक है, इसमें कौन सा फंक्शन का कर्व आ रहा था? y1 का, तो y1 यानी f1x का एरिया निकाल देंगे। फिर हम इस छोटे वक्र यानी नीचे से जो वक्र गुजर रहा है उसका एरिया निकालेंगे। चूंकि कट पॉइंट वही है तो A टू B होगा, लेकिन फंक्शन दूसरा लगेगा। अब हम बड़े क्षेत्रफल से छोटे क्षेत्रफल को अगर माइनस कर दें तो ये हमारा बाउंडेड एरिया आ जाएगा, अर्थात दो वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो समाकलन का मुख्य अनुप्रयोग हमको क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। वक्र दिया हो, अक्ष दिया हो और कोटि दिया हो तब, या फिर दो वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए जो हमारे सामने कर्व आएगा उसमें मुख्यतः परवलय, दीर्घवृत्त, वृत्त और रेखाओं से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना होगा। तो पूर्व कक्षा में हमने परवलय, दीर्घवृत्त और वृत्त के बारे में जाना और समझा था। मैं थोड़ा सा उसकी पुनरावृत्ति यहाँ करा दूँ। तो यहाँ हम देखेंगे परवलय का मैं मानक रूप लिख के रखा हूँ, y² बराबर 4ax, y² बराबर -4ax, x² बराबर 4ay और x² बराबर -4ay। एक एक करके देखते हैं। तो जब y² बराबर 4ax हो तो जो परवलय का मुख होगा x अक्ष की धन दिशा की ओर होता है। इसको दक्षिण हस्त परवलय के नाम से जानते हैं। इस पॉइंट A को इसका शीर्ष कहते हैं और इस बिंदु S को इसकी नाभि कहते हैं, जिसके बारे में जब मानक रूप में हो तो परवलय का शीर्ष A
0 0 होता है। नाभि लंब का समीकरण यहाँ बताया गया है x बराबर a, और ये जो नाभि दिख रहा है s, इसका निर्देशांक a0 होता है। और ये जो परवलय का कर्व है ये मुख्य अक्ष यानी अपने अक्ष के सापेक्ष सममित होता है। जैसा एरिया उधर होगा सेम एरिया इसको कहेंगे। अब नाभि लंब कैसा होता है? जो नाभि से होकर गुजरे और अपने अक्ष पर लंब हो, तो ये हमारा नाभि लंब है। ठीक है। इसी प्रकार परवलय का दूसरा रूप अगर है y² बराबर -4ax, तो इसको वाम हस्त परवलय कहते हैं, जिसके शीर्ष नाभि लंब का समीकरण नाभि और दोनों अक्ष के सापेक्ष सममित होता है, ये लिखा गया है। ठीक है। फिर जब x² बराबर 4ay हो तो ये ऊपरी मुखी परवलय कहलाता है। इसका भी शीर्ष होता है 0 0। इसके लिए नाभि लंब का समीकरण y बराबर a मिलता है। नाभि s 0a होता है और परवलय का जो अक्ष है वो y अक्ष होगा, अर्थात x बराबर 0 लाइन होगा और ये अपने अक्ष के सापेक्ष सममित होता है। पर जब x² बराबर -4ay हो तो परवलय निचली मुखी हो जाता है, शीर्ष वही रहता है। नाभि लंब में y बराबर -a हो जाएगा, नाभि s जो है 0 -a हो जाता है और ये अपने अक्ष अर्थात y अक्ष के सापेक्ष सममित होता है। इसके अतिरिक्त हमको दीर्घवृत्त का भी थोड़ा ज्ञान रिवीजन कर लेते हैं। हमने इसको भी गत वर्ष की कक्षा में पढ़ा होगा। दीर्घवृत्त का मानक रूप होता है x² बटे a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू a। ये c इसका सेंटर होता है, a और a डैश इसके शीर्ष हैं, b और b डैश भी शीर्ष हैं, s और s डैश इसका नाभि होता है। तो इसके बारे में यहाँ लिख दिया गया है, केंद्र c 0 0, नाभियाँ a e 0, s डैश -a e 0। अक्षों के सापेक्ष यानी ये अपने a डैश को इसका दीर्घ अक्ष कहते हैं और b डैश को इसका लघु अक्ष कहते हैं। ये अपने अक्षों के सापेक्ष सममित होता है, अर्थात यहाँ 4 खंड जो बना हुआ है, चारों खंड एरिया में और दिखने में बिल्कुल बराबर होते हैं। यहाँ चित्र खींचने में हालांकि थोड़ी गड़बड़ी दिख रही है, कोई छोटा कोई बड़ा दिख रहा है, पर मैथमेटिकली जो है ये चारों एरिया आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है। इसके शीर्षों के निर्देशांक हमको आवश्यकता पड़ेगी, तो ये a0 a डैश का -a0 होता है। इसी प्रकार एक दीर्घवृत्त का दूसरा रूप होता है जिसमें a छोटा होता है b की तुलना में, तो उसका चित्र इस प्रकार बनाएंगे और उसके विषय में जानकारी ये लिख दी गई है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आता है वृत्त का मानक समीकरण। तो वृत्त का मानक समीकरण हम जानते हैं x माइनस h का वर्ग प्लस y माइनस k का वर्ग बराबर a² होता है। इसके आधार पर अगर इसका केंद्र देखा जाए तो hk है और त्रिज्या होता है 1 a। रेखा का समीकरण की पहचान क्या है? तो 2 चरों वाला रैखिक समीकरण होना चाहिए और हम इसको इस प्रकार से लिख भी सकते हैं, ax प्लस b y प्लस c बराबर 0। ये किसी रेखा का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए और आपने गत वर्ष की कक्षा में पढ़ा है तो आपको ध्यान भी होगा। यदि ध्यान ना हो तो उसको ध्यान में रखिए, क्योंकि उसके बिना एक्सरसाइज कंप्लीट करना या समझना दोनों इम्पॉसिबल है। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। आज कुछ उदाहरणों के माध्यम से इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो बुक से लेते हैं उदाहरण नंबर 2। ठीक, जहाँ दिया गया है वृत्त x² प्लस y² बराबर a² का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसके हल करते समय आपको चित्र बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, साथ ही साथ आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ x माइनस 0 का होल स्क्वायर है प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर दिखाई देता है और ये a² यानी रेडियस है। तो हल करेंगे तो इक्वेशन को लिखें और यहाँ बताएं इस वृत्त का केंद्र सेंटर क्या होगा 0 0 और त्रिज्या क्या दिखाई दे रहा है a। ठीक है। तो आप प्रकार की सहायता से खींचिए या ऐसे ही आप
आप एक वृत्त का चित्र खींच सकते हैं। ठीक है, मेज़रमेंट करके बनाना आवश्यक नहीं है, पर ठीक ठाक बने इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये हमने y अक्ष लिया और ये हुआ x अक्ष। इसका सेंटर C जो कि 0 0 है और यहाँ रेडियस आ गया a, इसका हो गया a0। अब हमको इसका एरिया निकालना है, तो ये चारों खंड में आएगा। तो अब चूंकि जैसे दीर्घवृत्त अपने दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित होता है, ठीक वृत्त के साथ भी वही कंडीशन अप्लाई होता है कि चारों खंड का क्षेत्रफल बराबर है। तो हम एक एरिया का क्षेत्रफल निकालें, तो ये जो हमारा y अक्ष है ये वास्तव में कौन सा लाइन है, x = 0। अब यहाँ पर हम एक लाइन खींचें, हालांकि उसकी आवश्यकता नहीं है पर खींच सकते हैं। तो ये खींचा तो ये x बराबर a लाइन हुआ, तो ये आपका कोटि हो गया, x बराबर 0, x बराबर ये a, और ये आपका कर्व हुआ और ये आपका x एक्सिस हुआ। तो जब हम एरिया निकालेंगे तो ये क्षेत्रफल हमारा निकलेगा। ठीक है, तो लिमिट लिया x = 0 और ये x = a की लाइन की सहायता से। अब हमारा फलन क्या होगा, y बराबर होता है और इसको x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल आएगा। परंतु कितना हिस्सा का क्षेत्रफल आया, केवल एक टुकड़े का है और हमको वृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ 4 का मल्टीप्लाई दिखाना पड़ेगा। अब आप देखिए आपका इक्वेशन है x² + y² = a², तो y क्या लिखेंगे, तो फ्रॉम 1 y उसको पक्षांतर करके रूट लेंगे तो ये आ जाएगा y √a² - x²। तो y का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, 0 to a √a² - x²। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है तो इसका फार्मूला आपको याद होगा, 4 1/2 x √a² - x² प्लस हाफ a² sin इनवर्स x/a, और इसका लिमिट हो जाएगा 0 to a। ठीक है, अब पहले अपर लिमिट पुट करिए फिर लोअर लिमिट पुट कर दीजिए और चाहें तो 1/2 को बाहर निकाल लीजिए। तो 1/2 बाहर, पहले अपर लिमिट भरेंगे a √a² x की जगह a पुट किया प्लस a² साइन इनवर्स x की जगह a, तो a/a माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 √a² - 0 का स्क्वायर माइनस a² साइन इनवर्स 0/a। इस प्रकार से अपर लिमिट का वैल्यू x की जगह पहले रखिए, माइनस लगाते हुए लोअर लिमिट का वैल्यू रखिए। डेफिनेट इंटीग्रल में हमने इसका पर्याप्त अभ्यास किया है। तो 2 से ये 2 कैंसिल हुआ तो बचा 2, यहाँ a² से a² कैंसिल होके 0 आने के कारण ये हुआ 0, ये हुआ a², a से a कैंसिल होके 1 आएगा और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, π/2 रख लीजिए। सामने 0 होने के कारण ये पूरा वैल्यू 0 और ये साइन इनवर्स 0 का वैल्यू भी हुआ 0। अब बचा 2 × a² π/2, तो ये हुआ 2 π/2 a², 2 कैंसिल कर देंगे तो π/a² यूनिट वर्ग इकाई, इस वृत्त का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें दिया है एक परवलय y² बराबर 4ax तथा इसकी नाभि लंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। नाभि लंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए परवलय स्टैंडर्ड फॉर्म में है अपने, y² बराबर 4ax। तो इस परवलय का डायग्राम बनाने के लिए पहले आप x एक्सिस y एक्सिस खींच लीजिए। ठीक है, बहुत आराम से हल करिए। x अक्ष, y अक्ष,
अब ये परवलय जो होगा एक इधर भागेगा एक इधर भागेगा, ये हो गया वाई स्क्वायर बराबर 4ax। अब हमको नाभि लंब, तो ये अगर इसका नाभि है एस बराबर ए ई, तो नाभि पर और इस परवलय के अक्ष पर जो हो लंब, इसे हम कहेंगे नाभि लंब जीवा। तो चूंकि एस का निर्देशांक स्टैंडर्ड फॉर्म से हम जानते हैं a0 और इसका शीर्ष है 0 0 a, ठीक है। तो ये बाउंडेड कहाँ से हुआ, x इज इक्वल टू 0 लाइन से बाउंड हो रहा है, x इज इक्वल टू a लाइन से, जो कि नाभि लंब का समीकरण है। ये आपका कर्व हो जाएगा और ये आपका x एक्सिस हो जाएगा। तो हम जब इंटीग्रेट करेंगे लिमिट 0 से a लेते हुए, तो हमारे ये एरिया निकलेगा। और चूंकि परवलय जो है x अक्ष के सापेक्ष सममित होता है, तो ये जो कलर्ड एरिया है उसका क्षेत्रफल और ये जो ब्लैंक एरिया है उसका क्षेत्रफल दोनों इक्वल होता है। तो हमको क्या करना है, परवलय और नाभि लंब से, यानी हमको तो निकालना ये भी एरिया है साथ में, तो इसका डबल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ सीधा एरिया निकालते हैं a 2 इंटू लिमिट क्या बनेगा, देखिए x का वैल्यू 0 to a दिखा रहा है और y स्क्वायर बराबर 4ax है, तो y बराबर क्या होगा 2 रूट a रूट x dx, ठीक है। ज़्यादा ना लिखते हुए केवल आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो 2 दूनी 4 रूट a बाहर हुआ और x को इंटीग्रेट करेंगे तो 3/2 अपॉन 3/2 आ जाएगा और लिमिट 0 to a, ये पलट के 2/3 हो जाएगा और रूट a पहले से बाहर में है, ठीक है। और x का वैल्यू रखेंगे a टू दी पावर 3/2 माइनस 0 टू दी पावर 3/2, तो ये हो गया 4 दूनी 8/3 रूट a का गुणा 3 बार और उसका वर्गमूल, तो टोटल वो मिलता है a रूट a, ठीक है। अब रूट a का गुणा करेंगे तो a हो जाएगा और साथ में इस a का गुणा करेंगे तो 8a स्क्वायर अपॉन 3 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो आज 2 उदाहरण लिया गया है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है। तब तक आप इतनी चीज़ों को बड़े ध्यान से समझ लीजिए और दिमाग में बैठा के रखेंगे, ठीक है।